चलो अभी आवाज आ रही है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि which atom has exactly 3 unpaired electrons in the ground state. Ground state electronic configuration is that state which atom has in its जो atomic state होती है ना, in its atomic state electronic configuration in the atomic state is known as ground state. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट या आयन बनने के बाद वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कह रहा वो। इन सबकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख सकते हो होपफुली। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है 2s2 3p1 पे, तो इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट 2p2, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Chromium's electronic configuration ends at 3d5 and 4s1, so it has 6 unpaired electrons. Phosphorus electronic configuration ends at 3p3, ठीक है, तो it has 3 unpaired electrons. That's why the answer is phosphorus. ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 में कह रहा है which element has the second smallest atomic radius in its group and the second highest electrical conductivity in its period. अच्छा, अब अगर हम इसमें बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो ग्रुप 1 में वी हैव लिथियम, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। और ग्रुप 2 में वी हैव बेरिलियम, देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बोरॉन इज फ्रॉम ग्रुप 30, तो बोरॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। तो बोरॉन की जो एटॉमिक डाउन द ग्रुप हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट का होगा? जो पीरियड 2 में होगा, जो पीरियड 2 सॉरी जो पीरियड 3 में होगा, क्योंकि पीरियड 1 में तो हाइड्रोजन और हीलियम आ जाता है ना। तो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सोडियम का होगा। ग्रुप 2 में से सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस जो होगा वो स्मॉलेस्ट बेरिलियम का होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट मैग्नीशियम का होगा। और आपका ग्रुप 13 में सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम का होगा। एल्यूमिनियम तो ऑप्शन में ही नहीं है, खैर। अच्छा, दूसरी बात, तो हमारा आंसर सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम और बोरॉन नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम का थर्ड स्मॉलेस्ट होगा अपने ग्रुप में, जो कि ग्रुप 2 है। सेकंड चीज उसने कही हुई है कि सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इट्स पीरियड। अब पीरियड की अगर हम बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज एल्यूमिनियम, बिकॉज ईच एल्यूमिनियम एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके बाद मैग्नीशियम, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर सोडियम। तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने पीरियड में, इस थर्ड पीरियड में किसकी है? मैग्नीशियम की है। और सेकंड स्मॉलेस्ट रेडियस अपने ग्रुप में भी मैग्नीशियम का है, तो ये सी बनेगा आंसर। गॉट इट? आपको सेकंड स्मॉलेस्ट रेडियस पे भी कंसंट्रेट करना है और सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी देखना है। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम ग्रुप 1 टिल ग्रुप 13 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एल्यूमिनियम इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिकॉज ईच एल्यूमिनियम एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ना। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन 3। अच्छा, क्वेश्चन 3 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप किया हुआ था, तो इसको कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मोल्स का और एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको जरा पढ़ लो एक बार ध्यान से। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप बेटा पेपर 3 की बात कर रहे हो उमर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्वेश्चंस होंगे, मोलर क्वेश्चंस ही होते हैं उसके। पेपर 3 में इस तरह के क्वेश्चन है। अभी मुझे बताओ, जो पेपर 3 में फंस रहे हो आप लोग कैलकुलेशन में, तो आई थिंक मिस उसवा आपको हेल्प आउट कर रही हैं, राइट? और अभी इस क्लास के बाद जिनको पेपर 3 के कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो थोड़ी देर रुक जाना, डिस्कस कर लेंगे उनको।
अभी हम ना तो जल्दी रैप अप करेंगे इस पेपर को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसमें से, फिर जो जिनका कल प्रैक्टिकल है तो वो लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाना, तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में इज सेइंग एनालिसिस ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन गिव्स द रिजल्ट शोन। अब थायरोक्सिन का इन्होंने फॉर्मूला गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, थायरोक्सिन बेसिकली एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। Heating 0.5 gram of thyroxine with aqueous silver nitrate produces 0.604 grams of silver iodide। इसका मतलब है थायरोक्सिन में आयोडीन एटम्स होते हैं जो आयोडाइड आयन की फॉर्म में सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। तो इसने हमें सिल्वर आयोडाइड जो बना है उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ द आयोडीन इन द थायरोक्सिन सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर आयोडाइड। थायरोक्सिन में जितना भी आयोडाइड था वो सारा का सारा सिल्वर के साथ आके सिल्वर आयोडाइड बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ थायरोक्सिन प्रोड्यूसेस 232 सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 7.72 सीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं टू मेजर अंडर रूम कंडीशंस। व्हिच फार्मूला ऑफ थायरोक्सिन एग्रीज विद दीस वैल्यूज। अब हमारे पास बहुत सारे फार्मूला गिवन है, उनके एमआर गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है कि ये जिस फॉर्मूला की बात कर रहा है उसमें से कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मोल्स में आपको कम ही मिलेंगे। अब देखो बेटा, थायरोक्सिन का उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ, फॉर्मूला तो नीचे बताया हुआ है, या तो मैं सारे फॉर्मूला ले लेके सब मोलर कैलकुलेशन करूं। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, इन्होंने 0.5 ग्राम ऑफ थायरोक्सिन आपको दिया हुआ है, उसमें से जितना भी आयोडीन निकला है ना उसने सिल्वर आयोडाइड बना दिया है। तो जो मास ऑफ सिल्वर आयोडाइड आपको गिवन है इट इज 0.604 ग्राम, राइट। कैलकुलेटर साथ रखना। अब अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि सिल्वर आयोडाइड के मोल्स कितने हैं तो इसके मोल्स कैसे निकालोगे। मोल्स फॉर सिल्वर आयोडाइड वुड बी मास ऑफ सिल्वर आयोडाइड डिवाइडेड बाय एमआर। तो मास गिवन है 0.604 और एमआर सिल्वर आयोडाइड का जरा निकाल के बता दो कितना आ रहा है। Silver is 107.9, iodine is 127, 234.9। अच्छा, मोल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड कितने बनेंगे फिर। इट इज 0.00257 मोल्स। निकाल रहे हो ना साथ साथ शहीर। ठीक है, अच्छा देखो जितने सिल्वर आयोडाइड का मोल है उतने ही उसमें से सिल्वर आइंस के मोल भी निकलेंगे और उतने ही उसमें आयोडाइड आइंस के मोल भी होंगे। 1:1 का रेशियो है ना। तो अगर मैं आपसे आयोडाइड आइंस के इसमें मोल पूछूं या आयोडीन के मोल्स पूछूं तो ये भी 0.00257 ही होगा ना। तो इसमें हमें ना आयोडीन के मोल्स पता लग जाए कि इस जो भी फॉर्मूले में 0.5 ग्राम ऑफ थायरोक्सिन आपने यूज किया है उसमें आयोडीन का कितना मोल है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम है 232 सीएम क्यूब और किसी भी गैस के वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 24,000। तो 232 डिवाइडेड बाय 24,000 दिस वुड गिव यू 0.00967। तो ये मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी मोल्स होते हैं
बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला में वी हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ये सारा का सारा कार्बन कहाँ से आया होगा? थायरोक्सिन के फॉर्मूला से आया होगा। अब जो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने ही मोल्स ऑफ एटम्स कार्बन के भी होंगे थायरोक्सिन के फॉर्मूला में। तो इन्हीं मोल्स को, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं, उनको मैं मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कह सकता हूँ इन द फॉर्मूला ऑफ थायरोक्सिन कंपाउंड। आ रहा है 0.00967 मोल्स। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है। अब नाइट्रोजन के वॉल्यूम से मैं नाइट्रोजन गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 7.72 डिवाइडेड बाय 24,000। तो ये नाइट्रोजन गैस के मोल्स आ जाएंगे जो कि प्रोड्यूस्ड हुए हैं थायरोक्सिन के कंबशन की वजह से। 7.72 डिवाइडेड बाय 24,000, दिस वुड गिव यू 3. इसको बल्कि डेसिमल में लिखते हैं 0.00 एक मिनट 7.72 cm3। तो ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ रहे हैं हमारे पास 0.00032 मोल्स। अच्छा भाई, एक बात अब और बताओ। अब देखो, जैसे आपने एल्केन की कंबशन करते हैं ना, अगर मेरे पास कोई एल्केन है, जैसे ये C2H6 है, इसकी जब कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन, तो जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन के आइटम्स है उसको मोल बना देते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन जो हाइड्रोजन के आइटम्स हैं उसको आप हाफ करके मोल्स ऑफ वाटर बनाते हो। 6 है तो यहाँ पे वाटर के मोल्स कितने लिखोगे? 6/2 दैट इज 3, राइट? क्योंकि H2 ऑलरेडी लिखा हुआ होता है ना। अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बना है कंबशन की वजह से। अब कार्बन के जो मोल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स होंगे, वो थायरोक्सिन के फॉर्मूला में कार्बन एटम्स के मोल्स होंगे। कितने मोल्स ऑफ एटम्स होंगे उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो नाइट्रोजन के मोल बनेंगे। मतलब अगर ये वैल्यू 0.00032 आ रही है तो नाइट्रोजन के मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00032। समझ आती है वाली बात? नाइट्रोजन के मोल्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप नाइट्रोजन एटम्स के कितने मोल्स होंगे थायरोक्सिन के फॉर्मूला में, वो हो जाएगा 2 इंटू 0.00032। ये जो भी वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है हमने बस। ये आ जाएगा 0.00064। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आई? थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन मैं स्लो स्लो करवा रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का मसला अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ। कार्बन, नाइट्रोजन और आयोडीन का अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लूं, सिर्फ मतलब मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स और मोल्स ऑफ आयोडीन एटम्स। कार्बन के जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के मोल्स आए वो आए 0.00967। नाइट्रोजन के जो मोल्स आए वो आए 0.00064। और आयोडीन के जो मोल्स आए हमारे पास वो आए 0.0025। अगर मैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो लूं, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लेंगे? इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें सबसे। तो बताओगे जरा आंसर्स क्या आ रहे हैं? कार्बन आ रहा है 15, नाइट्रोजन आ जाएगा 1 और आयोडीन 0.0025 डिवाइड बाय 0.00064। आयोडीन आ रहा है 3.9, विल टेक इट एज 4।
मतलब इस जो फॉर्मूला है थायरोक्सिन का उसमें कार्बन 15 या इस रेशियो में होना चाहिए, 15:1:4। तो अगर इसमें मैं ऑप्शन ए देखता हूँ तो कार्बन 15 है, नाइट्रोजन 1 है और आयोडीन 4 है। ठीक है, बी में आयोडीन 8 है, सी में कार्बन 30 है और आयोडीन 4 है। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन डी में देखूँ ना तो उसमें मल्टीपल है, मतलब कार्बन अगर 15 है तो 30 लिखा हुआ है, तो मल्टीपल लिखा हुआ है ना, हो सकता है आयोडीन के 4 की जगह 8 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 8 बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन फिर 2 लिखा हुआ होना चाहिए था, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। क्लियर है? वाईफाई कट हो गया था। आप लोगों का इंटरनेट आजकल कैसा चल रहा है? मुझे तो हर जगह पे इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। कोई अच्छी रिकमेंडेशन दो जिसका अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो किस कंपनी का लगाया हुआ है उन्होंने? स्टॉर्म फाइबर, एनपीटीसीएल। केएसए वालों का इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा, तो बस तो फिर कराची का पूछ रहा हूँ। आई थिंक स्टॉर्म फाइबर ज्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं, पीटीसीएल भी कर रहे हैं लोग रिकमेंड, लेकिन उनके वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस वगैरह के लिए फिर वो बहुत टाइम लगा देते हैं, कभी कोई फॉल्ट होता है तो। स्टॉर्म फाइबर भी फाइबर ऑप्टिक है ना? चलो, स्टॉर्म फाइबर का वो तो हमने कर दिया है। फिर भी जो यूफोन, जो सिम का इंटरनेट है वो फिर बेटर चल रहा है। एनीवेज, क्वेश्चन समझ आया भाई ये वाला? ये बताओ पहले। इस क्वेश्चन का एक लॉन्ग रूट भी है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस तरह से करोगे तो। गुड उमर। चले आगे बढ़े, मैच बहुत आ गई इसमें। चलिए, क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 आसान है इसका। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 1 मोल ऑफ इथेन इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस आर वाटर एंड कार्बन ओनली? अब जब आप इथेन को बर्न करोगे तो कंप्लीट कंबशन तो वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ है, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट कंबशन है ये, इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना है, कार्बन बना है और वाटर बना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसकी बैलेंसिंग करोगे तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स है तो 2 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे वाटर के 3 मोल्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 करने के लिए आप 3/2 लिखोगे या 1.5 लिखोगे। तो वो यही पूछ रहा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड? 1.5 मोल्स रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन के। ठीक है भाई, ये तो आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कर रहा है और ये करेगा भी, क्योंकि 2022 ऑनवर्ड्स डाटा बुकलेट उसने देना बंद कर दिया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है ना वो डाटा बुकलेट में गिवन होती थी। तो अगर वैल्यू सामने गिवन होंगी तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बचा पे करने के लिए, आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज गिवन नहीं है। साथ में कह रहा है विच कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन इट्स टू एलिमेंट्स। अब बेटा लिथियम ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट है, फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। और कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है इन्होंने? फ्लोरीन दिया हुआ है, जो कि पीरियड 2 में है हमारे पास, लिथियम वाले पीरियड में। फ्लोरीन के बाद नीचे क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। हमें ये पता है कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो होती हैं वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट? अब इसमें से आपको वो कंपाउंड चूज करना है जिस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो स्मॉलेस्ट हो। और स्मॉलेस्ट डिफरेंस कब हो सकता है?
कि जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के करीब करीब हो, ये मतलब है इस बात का। अब लोएस्ट अगर मैं जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें से मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन सब में लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी है, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। तो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो पोटेशियम की होगी और एक ब्रोमीन की होगी, लेकिन अक्रॉस द पीरियड जब हम चल रहे हैं तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम से ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। समझ आती है ये वाली बात? अच्छा, अब यहाँ पे हमें ना कॉम्बिनेशन देखना होगा पोटेशियम फ्लोराइड। अब पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो बड़ा आएगा। मतलब अगर मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लूंगा, मतलब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिफरेंस बड़ा आएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस छोटा आना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम की भी कम है ब्रोमीन की भी कम है, लेकिन ब्रोमीन की पोटेशियम से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है उसके लिए मुझे बाकी कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे। तो मैं एक इस पोटेशियम ब्रोमाइड को जरा सा अभी छोड़ रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा इसको, ये हो सकता है। लिथियम फ्लोराइड में अगर लिथियम और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन हमें पता है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन एलिमेंट की वो हाईएस्ट होती है। अब मतलब पूरे प्रोडिक्ट टेबल में हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास नियॉन होता है, लेकिन नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो कंपाउंड नहीं बनाता ना, वो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो बॉन्डिंग ही नहीं करता। इसलिए हम फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल कहते हैं। अच्छा, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी कम होगी, फ्लोरीन से तो कम होगी। लेकिन अगर मैं पोटेशियम फ्लोराइड को देख रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है उसको मैं जब लिथियम से माइनस करूंगा तो डिफरेंस जो आएगा, और जब मैं फ्लोरीन की पोटेशियम को माइनस करूंगा तो पोटेशियम फ्लोराइड के बीच में ज्यादा बड़ा डिफरेंस आना चाहिए एज कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड। हमें स्मॉलेस्ट डिफरेंस पे जाना है, ठीक है? तो लिथियम फ्लोराइड का डिफरेंस स्मॉलेस्ट हो सकता है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ना उसमें दिया हुआ है लिथियम ब्रोमाइड। अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मुझे पता है कम होगी और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी मुझे पता है कम होगी, क्योंकि वो ग्रुप में ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड पर है। पोटेशियम से अगर कंपेयर करोगे तो लिथियम ज्यादा होगा, क्योंकि लेकिन वो लिथियम जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और ब्रोमीन जो है वो आपका राइट हैंड साइड पर है, लेकिन ब्रोमीन नीचे भी है। तो हाँ, लिथियम ब्रोमाइड के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन भी लो साइड पे आ रहा है और लिथियम भी लो साइड पे आ रहा है। इसी तरह पोटेशियम और ब्रोमाइड ये भी दोनों लो लो साइड पे आ रहा है, लेकिन पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगी। तो जब डिफरेंस निकालेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड का तो वो डिफरेंस बड़ा बन जाएगा। मुश्किल है इस बात को समझना, हम इस तरह से करके देख लेते हैं। देखो, लिथियम पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको ऐसे लिख देते हैं, लो है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लो है और जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी लो साइड पे ही आएगी। सिमिलरली लिथियम फ्लोराइड में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और फ्लोरीन की हाई होती है। लिथियम ब्रोमाइड में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और ब्रोमीन की भी लो है। देखो, जब हमें अगर लार्जेस्ट डिफरेंस ढूंढना होता ना तो हम एक एटम ऐसा लेते जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और एक ऐसा लेते जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जब भी उनके डिफरेंस से बड़ा डिफरेंस आएगा। अगर मैं दो ऐसे एलिमेंट चूज कर रहा हूँ जिनकी दोनों की छोटी है या दोनों की बड़ी है तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो स्मॉलर डिफरेंस आएगा। तो जो लो हाई वाला है ये तो हम हटा देते हैं ना, ए और सी, क्योंकि एक की कम है एक की ज्यादा है, जब डिफरेंस लेंगे तो बड़ा डिफरेंस आएगा। हमें छोटा डिफरेंस चाहिए, स्मॉलेस्ट डिफरेंस को ढूंढना है, तो हम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को कंसीडर करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड को और लिथियम ब्रोमाइड को, क्योंकि इसमें पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब पोटेशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको मैं लिथियम से अगर कंपेयर करने जा रहा हूँ तो लिथियम से वो कम होगी तो उसको मैं लोवेस्ट कह देता हूँ। और जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अब देखो पोटेशियम ब्रोमाइड और लिथियम ब्रोमाइड में दोनों आ, ली, वो ही है ना, ब्रोमीन एनाइन तो सेम है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारी
अगर मैं पोटेशियम से कंपेयर कर रहा हूं तो वो हाई होगी। मतलब कंपेयर मैं पोटेशियम से कर रहा हूँ उसको, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम से ज्यादा होगी। समझ आ रही है ये बात? इसको इस तरह से फिर ना लिखो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। देखो इनकी वैल्यूज मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वैल्यूज देख के नहीं करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यूज देखोगे तो डिफरेंस निकाल लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यूज, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगी, तो आपने बगैर वैल्यूज के ही थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स विद इन अ कंपाउंड, जो दो एलिमेंट्स है उनकी आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है। अब पोटेशियम ब्रोमाइड का डिफरेंस बड़ा आएगा या लिथियम ब्रोमाइड का डिफरेंस बड़ा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, ये आपको डिसाइड करना है। सही है? तो अगर मैं लिथियम और पोटेशियम की बात करूं तो लिथियम जो है वो अपने ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है। अगर मैं पोटेशियम और लिथियम को कंपेयर कर रहा हूं तो इसको मैं हाई कह दूंगा और पोटेशियम को मैं लो कह दूंगा। ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन जो है वो अपने ग्रुप में नीचे है, लेकिन पोटेशियम और लिथियम से तो ज्यादा है ना। अब इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैं 2 अज्यूम कर लेता हूँ, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब पोटेशियम की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी और लिथियम की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, उसमें से जब डिफरेंस लोगे तो छोटा डिफरेंस किसका आएगा, ये आपको बताना है। अब पोटेशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली ब्रोमीन से तो कम होगी, लेकिन लिथियम की ब्रोमीन से ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो ग्रुप में ऊपर है। हाँ भाई, समझ आया है? कुछ आंसर बता सकते हो क्या बनेगा? सब भी कह रहे हो? देखो पोटेशियम की वैल्यू जो है ना वो आपकी कम है, लिथियम की जो वैल्यू है वो पोटेशियम से ज्यादा है। तो जब वैल्यू जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसका जो डिफरेंस आएगा वो छोटा आएगा ना, लिथियम ब्रोमाइड का डिफरेंस छोटा होगा। अगर लेट से मैं लिथियम को अज्यूम कर लूं 1.8, तो पोटेशियम जो होगा वो 1.8 से छोटा होगा ना, 1.6 हो गया। तो डिफरेंस किसका बड़ा आएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड का आएगा। स्मॉलर डिफरेंस किसका आएगा? लिथियम ब्रोमाइड का आएगा। समझ आई? पोटेशियम की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिथियम की वैल्यू से कम है बेटा। अगर मैं लिथियम 1.8 लूंगा तो पोटेशियम को मुझे उससे थोड़ा कम लेना पड़ेगा ना, तो मैंने वो 1.6 ले लिया। तो जब आप 2 से माइनस करोगे 1.6 को और 1.8 को, तो 1.8 से माइनस करने पे 2 पे छोटा डिफरेंस आएगा ना। ब्रोमीन की तो फिक्स कर दो ना। अब आप लिथियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड में डिफरेंस कैलकुलेट करो, लिथियम की जो भी वैल्यू है वो पोटेशियम की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा ही होगी। अब मैंने 1.8 वैल्यू अपनी मर्जी से ली है, तो पोटेशियम की 1.8 से छोटी होगी ना। जब 2 को 1.6 से माइनस करोगे तो डिफरेंस बड़ा आएगा, 2 को 1.8 से माइनस करोगे तो डिफरेंस छोटा आएगा। हमें स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालना था। आइए बात समझ। इनकी अगर मैं वो देखूँ ना, देखो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं वैल्यू दिखाता हूँ आपको। लिथियम की 1 है, पोटेशियम की 0.8 है और ब्रोमीन की 2.6 है।
तो 2.6 माइनस 1 करोगे तो ये 1.6 का डिफरेंस देगा, और 2.6 माइनस 0.8 करोगे तो ये आपको डिफरेंस देगा 1.8 का। तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस किसका आ रहा है? ठीक है भाई, मुश्किल था। वैल्यूज गिवन हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वैल्यूज नहीं दी हुई है इसने। अभी कशफ, मुजम्मिल, ताहा, मुनीब, शानजे, उमर, शहीद। शहीद सुन रहे हो? शहीद आपने ही कहा था ना ये पेपर करवाने के लिए। सही है शहीद, समझ आया आप क्वेश्चन ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 तो आसान है, आपको बॉन्ड एंगल्स बताने हैं। अब नाइट्रोजन के जो है वो 3 बॉन्डेड पेयर बने हुए हैं, और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर पे शेप हमारे पास कौन सा होता है? हमने वो याद किया हुआ है ना, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, एल, बी, बी, पी, पी, टी, बायो। पिरामिडल आता है हमारे पास। पिरामिडल के बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं भाई? आंसर बताओ ना जल्दी से। पिरामिडल इज 107.107 डिग्रीज। टेट्राहेड्रल का 109.5 होता है ना, उसमें से 2.5 माइनस करके पिरामिडल का निकालते हैं तो 107 डिग्रीज। तो ये तो आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट बकमिंस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन एंड डायमंड। बकमिंस्टर फ्लोरीन आप पढ़ते हो स्टेट्स ऑफ मैटर में, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका। ग्रेफाइट जो है वो जाइंट है, आयोडीन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर है, डायमंड अगेन जाइंट है। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन सिंपल है। nanotubes of Buckminster fluorine. How many of these substances have a simple molecular structure? तो इसमें से दो हमारे पास सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। इजी इजी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है स्टूडेंट रिएक्ट्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम पाउडर इन अ सील्ड 0.3 मीटर क्यूब कंटेनर ऑफ ऑक्सीजन at a pressure of 2 exponent 5 pascal and a temperature of 600 Kelvin. The magnesium reacts completely to form magnesium oxide. Which percentage of oxygen will be used up? इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसमें। मैग्नीशियम reacting with oxygen to form magnesium oxide, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेगा इसमें। ऑक्सीजन जो है वो 0.03 मीटर क्यूब दिया हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा रिएक्ट नहीं हुआ है। तो कितना यूज अप हुआ है, कितने परसेंटेज उसका यूज अप हुआ है, वो आपको बताना है। हाँ भाई, आंसर बताओगे निकाल के जल्दी से? देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है वो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 24 DM क्यूब। अच्छा, अब ये जो है ना पीवी, असल में बेसिकली ये आरटीपी नहीं दिया हुआ है। अब अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेता हूँ उसमें, तो मुझे पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होता तो मैं 24 DM क्यूब ले लेता 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम। सारा मसला यहाँ पे बस ये है और कुछ भी नहीं है। इसमें आप पहले पीवी इक्वल्स एनआरटी लगाओगे। प्रेशर जो गिवन है आपको वो है 2 exponent 5 pascals। वॉल्यूम आपको गिवन है 0.03 मीटर क्यूब। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है। आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू आपको गिवन है 600 केल्विन। तो आपके पास यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है भाई? 2 exponent 5 into 0.03 divided by 8.31 into 600, क्या है 1.2 मोल्स। 1.2 मोल में से कितना रिएक्ट हो जाएगा? हाफ मोल रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
कितना रह जाएगा? 1.2 माइनस 0.5 आ जाएगा 0.703 मोल्स। ठीक है भाई, तो यूज्ड अप कितना हो गया? बल्कि रिमेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, 0.5 हमारे पास यूज्ड हो रहा है ऑक्सीजन का मोल, और इनिशियल मोल जो है वो 1.2 दिया हुआ है, तो इसी से परसेंटेज निकाल लो बस। मतलब ऑक्सीजन का जो रिएक्टेड मोल 1.2 मोल वो है जो इनिशियल था। रिएक्टेड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के लिए दिया हुआ भी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है ना, तो यूज्ड मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.5 मोल। गिवन कितना था टोटल? 1.2। परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन यूज निकालना है ना, तो मोल मोल से ही निकाल लो, वॉल्यूम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा 41.67%। 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर है? अगर ये प्रेशर वॉल्यूम नहीं गिवन होता तो मैं 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 24 dm³ ले लेता। मुझे बस वो नहीं लेना था, इसलिए मैंने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल के देखा गिवन वॉल्यूम से कि इस प्रेशर और टेम्परेचर पे कितना मोल्स होगा ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 9, which equation represents an enthalpy chain that is the average bond energy of the carbon hydrogen bond in methane? अब मीथेन की जो बॉन्डिंग है वो ये होती है, इन ऑर्डर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ये पूछ रहा है, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा है। तो इसको ब्रेक जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो यू हैव टू ब्रेक ऑल दी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके पास 4 मोल ऑफ कार्बन एटम बनेगा, सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बनेगा एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बनेंगे, राइट? ये वाली इक्वेशन आपने ढूंढनी है। इक्वेशन 1 में ना उल्टा लिखा हुआ है, हम बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। सही है, वो मसला नहीं है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो कार्बन का गैशियस एटम लिया हुआ है, हाइड्रोजन का गैशियस एटम लिया हुआ है, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो CH4 बनेगा। ठीक है, इसमें which equation represent the enthalpy chain that is the average bond energy of the carbon hydrogen bond in methane? तो अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा तो वो enthalpy chain नेगेटिव आएगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना। तो इसमें हमने 1 मोल ऑफ मिथेन लिया हुआ है, 1 मोल ऑफ कार्बन और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसको डिवाइड बाय 4 कर दें सबको, तो हाइड्रोजन का 1 बन जाएगा, कार्बन का जो होगा वो 1/4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, और मिथेन का जो होगा वो 1/4 मोल्स हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, इसमें इक्वेशन सही लिखी हुई है। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ मिथेन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसमें अगर वो आपसे कह रहे हैं ना कि वी हैव टू फाइंड द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी चाहिए हमें, पूरे मीथेन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए वो नहीं बात कर रहा है वो। कार्बन हाइड्रोजन की देखो, मीथेन के मॉलिक्यूल में सिर्फ है ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो वैल्यू आपको बतानी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है, इसके सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो जो भी हीट एनर्जी आप एब्जॉर्ब करवाओगे वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही होगी ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ मीथेन के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब मस्ट बी इक्वल्स टू दी 4 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो 1 मोल 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कितना होगा, उसको डिवाइड बाय 4 कर दोगे। आती है बात समझ ये वाली? तो आंसर क्या बनना चाहिए इसका? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास जो एनर्जी होगी, आप CH4 मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करोगे तो ये भी आ जाएगा इसका।
हाँ भाई क्लियर है, समझ आई ये बात ये वाली। पेपर मुश्किल है वाकई में वाला। आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन 10 में कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम। Values for the standard enthalpy change of formation of species involved are shown. What is the standard enthalpy change for the decomposition of magnesium carbonate? यहाँ से आपसे पूछा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो मेटल कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होता है तो इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इन सारे कंपाउंड्स की देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ऑक्सीजन। इन सबकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर मैं नीचे इनके एलिमेंट्स लिख दूं स्टैंडर्ड स्टेट में, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन, O2 गैस, कार्बन सॉलिड, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 जो कि गिवन है -1095.8, formation of magnesium oxide -601.7 and formation of carbon dioxide -393.5। सारे एरोस क्यू के ऊपर जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इंथैल्पी ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट साइड पे वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड -601.7 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज -393.5 माइनस रिएक्टेंट साइड पे वी हैव -1095.8। शानदार भी देख लेते हैं बेटा वाला क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो पहले क्या बन रहा है। 100 प्लस 100.6 किलो जूल पर मोल ए। ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी क्यों नहीं है ये पूछ रहे हो। ऑप्शन सी में बेटा आपके पास 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए दिया हुआ है उन्होंने इक्वेशन को। अब 1 मोल ऑफ मीथेन में हमारे पास वी हैव 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये जो 1 मोल ऑफ मीथेन के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, वो 4 मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की आ रही होगी। आपसे तो वो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है ना, तो आप 1 मोल के लिए बताओगे। जब भी आप बॉन्ड एनर्जी बताते हो किसी बॉन्ड के लिए तो आप 1 मोल के लिए बताते हो। तो ऑप्शन सी में इट विल बी फॉर 4 मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब 4 मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने वाली एनर्जी है। हमें 1 मोल के लिए चाहिए, तो ये जो भी वैल्यू होगी हम इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। पूरा मॉलिक्यूल अगर ब्रेक करोगे तो उसके लिए 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें 4 बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो उसको डिवाइड बाय 4, मतलब पूरे मॉलिक्यूल के लिए डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो वो एक बॉन्ड के लिए हो जाएगी। ठीक है शान से। ओके जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। Ammonium nitrate decomposes into N2O and H2O on heating. Which statement are correct? The ammonium ion is behaving as a reducing agent. अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन है उसके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब NH4
NO3 डिकम्पोज हुआ है टू प्रोड्यूस N2O एंड H2O, राइट। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहूँ आपको तो कितना आएगा? नाइट्रोजन x है, हाइड्रोजन इज 4 इज इक्वल टू +1, ये आ जाएगा 1 - 4 - 3। और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? नाइट्रेट आयन होता है NO3 - 1, नाइट्रोजन x ऑक्सीजन 3 - 2 इक्वल्स -1, वैल्यू ऑफ x वुड बी +6, तो ये आ जाएगा +5। अब जो राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है N2O, N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन 2 × x, और ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है -2, तो ये आ जाएगा +1। अब अमोनियम आयन का जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +1 हो रहा है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अमोनियम आयन का जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड होती है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, ऐसा ही है ना। यार मैंने शहीर मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था क्लास का लिंक। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, राइट। अच्छा जी, स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ, द नाइट्रेट 5 आयन इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नाइट्रेट आयन जो है उसमें नाइट्रेट 5 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +5 है, और वो +5 से +1 हो रही है, तो दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, और जो चीज रिड्यूस्ड होती है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। फिर स्टेटमेंट 3 कह रहा है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑब्वियसली एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक रिड्यूस हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब एक ही तरह का एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा हो और रिड्यूस्ड भी हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन -3 से +1 गया है, और दूसरा नाइट्रोजन +5 से +1 गया है। तो बेसिकली इसमें नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन जो है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 बार चेंज नहीं हुआ है, एक बार अमोनियम आयन का नाइट्रोजन है और एक बार नाइट्रेट आयन का नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन अलग अलग है। अगर एक ही एलिमेंट ऐसा होता ना, मतलब अमोनियम आयन का ही नाइट्रोजन होता जो -3 से +1 भी हो रहा होता, और वो -3 से कोई और ऑक्सीडेशन नंबर उसका बन रहा होता राइट हैंड साइड पे, तो फिर हम उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। देखो राइट हैंड साइड पे आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स हो, दो बार दो किसी दो फॉर्मूला में नाइट्रोजन अगर होता और उस नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होते, तो हम कह सकते थे कि नाइट्रोजन अमोनियम आयन के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हुआ है और नाइट्रेट आयन के नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। सही है, समझ आती है वाली बात। बेटा कौन सा वाला पार्ट कह रहे हो दोबारा समझाने के लिए? पार्ट 4, स्टेटमेंट 4। ओके, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ सिंगल एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेम कंपाउंड ऑफ कोर्स। अगर मैं अमोनियम आयन वाले नाइट्रोजन को देखूं तो वो -3 है, और नाइट्रेट आयन का नाइट्रोजन +5 है, क्योंकि ये दो अलग अलग नाइट्रोजन है, तो इसमें से एक ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एक रिड्यूस्ड हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि पहला वाला नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है और रिड्यूस्ड भी हुआ है। ठीक है, अगर एक ही नाइट्रोजन एक बार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रही होती और आगे एक और कंपाउंड होता जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो रही होती, तो फिर मैं कहता कि हाँ
कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है नाइट्रोजन और रिड्यूस भी हो रहा है, एक ही नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग नाइट्रोजन है जिसमें से एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस्ड हो रहा है। सही है, इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कह सकते। भाई देखो, एक मिनट में बताता हूँ। आपने क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ा था विद कोल्ड एंड हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेट से क्लोरीन जो है वो जब हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl और NaClO3 एंड वाटर। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, ठीक है। अब एक ही क्लोरीन है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और आपका सोडियम क्लोरेट में जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो कितना आता है, 1 + X + 5। तो यही क्लोरीन देखो रिड्यूस भी हो रहा है और यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है ना, क्योंकि इसमें दो अलग अलग नाइट्रोजन है, एक अमोनियम आइन में एक नाइट्रेट आइन में, तो इसको मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कह सकता, कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं वाकई में ये ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टूडेंट एड्स 3 moles ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू एन एक्सेस ऑफ आयोडाइड आइंस। The chromium is all reduced to chromium plus 3 ion and iodide ions are all oxidized to I2. Iodine release is reduced back to iodide ions by X mole of thiosulfate, H2O3 2 negative thiosulfate ion होता है। If 1 mole of iodine is reduced by 2 mole of thiosulfate ion, what is the value of X? हाय हाय, तू कर रहा है ये सब। देखो, अच्छा ये कोई रिएक्शन जो है ना, कोई बहुत अनकॉमन रिएक्शन नहीं है, बहुत बार आपको ये दिखा होगा पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, इनफैक्ट पेपर 3 में भी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आते रहे हमेशा से। 3 moles ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इक्वेशन आपने थोड़ी थोड़ी खुद से डेवलप करनी है। K2Cr2O7 को जब आयोडाइड आइंस में डाला है तो आयोडाइड आइंस वो कह रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो गए टू आयोडीन। तो आयोडाइड आइन जब ऑक्सीडाइज्ड होंगे I2 बनाएगा, तो उसकी इक्वेशन जो बनती है वो ये बनती है, 2 मोल ऑफ आयोडाइड आइन ऑक्सीडाइजेस टू गिव 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहे हैं जितना भी आयोडीन हमारे पास बना था उसको हमने दोबारा रिएक्ट करवाया किस चीज के साथ, थायोसल्फेट आयन के साथ, H2O3 2 नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है। और कह रहे हैं 1 मोल ऑफ आयोडीन इज रिड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ H2O3 2 नेगेटिव आयंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का उसने कहा है कि 3 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ आयोडीन। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसमें से जो क्रोमियम आइंस है वो खुद रिड्यूस्ड होंगे ताकि वो आयोडाइड आइंस को ऑक्सीडाइज कर सके। अब क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है K2Cr2O7 में वो +6 है, आप निकाल के भी देख सकते हो। इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 कहते हैं ना, 6 किस वजह से कहते हैं कि क्रोमियम का चार्ज +6 होता है। ये 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम +3 आइन बना देगा, ऐसा ही होगा ना। आयोडाइड आइन जो है ऑन दी अदर हैंड, आयोडाइड आइंस दे हैव टू लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ आयोडाइड आइन मतलब अगर 1 मोल ऑफ आयोडीन बन रहा है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो अगर मैं आपका इसमें वो कह रहे हैं 3 मोल्स ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो रिएक्ट कर रहा है सारा का सारा। तो जब 3 मोल इसका रिएक्ट करेगा तो 3 मोल में से हमारे पास क्रोमियम के कितने आइंस निकलेंगे, देखो 3 और इसके फॉर्मूला में 2 क्रोमियम है ना, 2 मोल ऑफ क्रोमियम एटम्स है। तो 6 मोल ऑफ क्रोमेट आइंस इसमें से निकलेगा, Cr6 7। और 6 में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कितने निकलने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं। समझ आती है वाली बात। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो आयोडीन का 1 मोल बन रहा है जब वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोडीन, आयोडाइड आइन जब लूज करेगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जाके क्रोमियम 6 पॉजिटिव आइन रिड्यूस्ड होगा ना। तो आयोडाइड आइन के कितने मोल्स बेसिकली जो होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे वो पहले बता दो।
थोड़ी सी मैथ्स है, ज्यादा ही मैथ्स आ गई इसमें। बता रहे कोई इसका आंसर? देखो बेटा, 1 मोल ऑफ आयोडीन जब बनेगा तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे। अभी 18 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो 1 मोल ऑफ आयोडीन ने बनना है। जब 18 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो कितने मोल्स ऑफ आयोडीन ने बनना है? 9 मोल ऑफ आयोडीन। ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि जो आयोडीन हमारे पास बना है उसको हमने रिएक्ट करवाया है किस चीज के साथ? थायोसल्फेटाइन के साथ, वो 1:2 के रेशियो में। ठीक है। वो इसने रेशियो खुद ही बता दिया है, 1 मोल ऑफ आयोडीन इज रिड्यूस बाय 2 मोल ऑफ थायोसल्फेटाइन। तो अगर अभी 9 मोल ऑफ आयोडीन बना है तो थायोसल्फेटाइन के कितने मोल्स होंगे? 9 2 जार 18 मोल ऑफ H2O3 नेगेटिव आइन। तो 18 मोल्स ऑफ थायोसल्फेटाइन हमारे पास है, जिसका उसने एक्स मोल बोला हुआ था, तो एक्स की वैल्यू क्या है? शुड बी 18। हाँ भाई। देखो जो वेरिएंट 3 होते हैं ना, वो अक्सर मुश्किल होते हैं। हाँ, हार्ड क्वेश्चन है यार इसमें। मोल बहुत ज्यादा डाल दिया ना, और अच्छा खासा तगड़ा मोल डाल दिया इन्होंने। चले आगे बढ़े। आप वेरिएंट 3 के थोड़े से पेपर देखोगे तो वो यूजुअली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। विच स्टेटमेंट अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस इज ऑलवेज करेक्ट? थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके आसान है, देखो। An acid with 2 hydrogen atoms per molecule will be a stronger than an acid with 1 hydrogen atom per molecule. अब देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड नहीं करता, वो उनकी आयनाइजेशन पे, डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। वो एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो सकता है उसका जो है वो पीएच जो है वो कम होता है। ठीक है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन जो आपका HCl है उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। HCl जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वो जरूरी नहीं है। भाई इथेनोइक एसिड में भी तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन निकलता है ना, आयनाइज होता है। तो क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा? नहीं ना। ये वीकर एसिड है क्योंकि इसकी डिसोसिएशन कंप्लीट है, तो ये जो है वो हमेशा सही नहीं हो सकता। A concentrated solution of strong acid will have a lower pH than a dilute solution of weak acid. हाँ, this is always true. अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट कर दूंगा तो वो उसका पीएच जो होगा, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी ना। मतलब एक ही एसिड का अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसकी पीएच की वैल्यू कम होगी, और उसी एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जब मैं उसमें वाटर डालूंगा तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी, और एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है कि पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैंने उसका डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया है तो उसकी पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। आप लैब में जो यूज करते हो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, तो वो कोरोसिव होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होते कोरोसिव। अगर आपके कभी हाथ पे भी लग जाए तो वो आपका हाथ नहीं जलने वाला उससे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो डाइल्यूट करके दिया हुआ है आपको। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विल हैव अ लोअर पीएच। अब बेस का जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बेस जितना कंसंट्रेटेड होगा, उसका उतना पीएच हायर होगा ना, क्योंकि 7 जितना ज्यादा बेस स्ट्रॉन्गर होता है पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लोअर गलत लिखा हुआ है, हायर होना चाहिए था। A strong acid is more dissociated in a solution than a strong base. अब इसमें हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते कि अगर मेरे पास एक एसिड है जिसका पीएच की वैल्यू 2 है, और एक एल्कली है जिसके पीएच की वैल्यू जो है वो 13 है,
तो इनकी डिसोसिएशन नियरली सेम होगी, बस फर्क क्या होगा कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे, इसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब दोनों ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। एसिड एसिड को कंपेयर कर सकते हो, डिसोसिएशन एसिड और बेस को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिवर्सिबल इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ at 1000 Kelvin the sulfur trioxide concentration is 6 molar, yes, 6 mole per dm3. The sulfur dioxide concentration is twice the oxygen concentration. What is sulfur dioxide concentration? ये आसान है, इसका आंसर बता दो जल्दी से। इनिशियल कंसेंट्रेशन तो नहीं दी हुई है ना, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम बात कर रहा है वो। सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है 0.6, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन उसने नहीं बताई हुई है, ऑक्सीजन को x ले लेते हैं। द सल्फर डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इज ट्वाइस द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको 2x ले लेते हैं। Kc की एक्सप्रेशन जब बनाओगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड पावर 2 डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन पावर 2 ऑक्सीजन 1। Kc की वैल्यू गिवन है 280 इज इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 0.6 ले रहे हैं हम लोग, पावर स्क्वायर सल्फर डाइऑक्साइड की 2x ले रहे हैं, पावर स्क्वायर ऑक्सीजन की x ले रहे हैं। तो 2x की वैल्यू जो होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है आपके पास, बताओगे निकाल के कितनी आ रही है। x की बता दो, इसको 2x कर देना दोबारा। x कितना आ रहा है, 6 लिखा हुआ है, सॉरी मैंने 0.6 लिख दिया है, इसे 6। थैंक यू, इसको सही कर लो, मैंने 0.6 लिख दिया था, वो 6 लिखा हुआ था। x की वैल्यू आ रही है 0.318। तो 2x, हमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बतानी है ना, तो वो बेसिकली 2x है, तो इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 0.636 डी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है तो आपको एक स्क्रीन पे दिखेगा नहीं है, पूरे पेज का क्वेश्चन है ये। इसमें इज सेइंग द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर ऑफ गैस एक्स एंड वाई शोन। एक बोल्ट्जमैन कर्व दिया हुआ है सिंपल, कह रहा है एक्स एंड वाई रिएक्ट एंड द रिएक्शन कॉजेस एन इंक्रीज इन गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है, एक्स और वाई जो गैसेस हैं उनका जो मोलर रेशियो होगा वो मिला के राइट हैंड साइड पे उससे भी ज्यादा आ रहा है। इन एक्सपेरिमेंट 1 द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मेजर्ड every 10 seconds. During the reaction, the temperature and the pressure remains constant. The increase in volume is shown in the volume time graph. Rate of a reaction measure किया हुआ है diagram 2 में। आगे कह रहा है in experiment 2 the experiment is repeated using the identical amount of x and y. A different temperature is used compared to experiment 1. अब एक्सपेरिमेंट 1 में जो बोल्ट्जमैन कर्व है उसकी पीक आगे है, डायग्राम 1 में देखो, डायग्राम 2 में अगर मैं बोल्ट्जमैन कर्व को देखता हूँ तो उसकी पीक जो है वो पीछे हो गई है। इसका क्या मतलब है कि ये लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ गए। यही मतलब है ना इस बात का, जब पीक जो है वो पीछे चली जाती है तो इट मीन्स कि आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ गए।
तो यहाँ पे ये शो कर रहा है लो टेम्परेचर हो गया। अब आगे वो आपसे पूछ रहा है कि जो रेट का ग्राफ बनेगा ना, वॉल्यूम टाइम ग्राफ, इंक्रीज इन वॉल्यूम का, वो कैसा बनेगा। अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया है, तो ओरिजिनल जो कर्व दिया हुआ है पहले वाले बोल्ट्जमैन कर्व का, वो ये इस तरह से बनाया हुआ है जो मैं रेड में शेड आउटलाइन कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसा हो जाएगा ये आपसे पूछा हुआ है सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन पूरा देख लिया आप लोगों ने। आंसर बता रहे हो? नहीं, ये क्वेश्चन बस। सी। ओके, एक बार ये वाली लाइन और पढ़ लो। इन एक्सपेरिमेंट टू, the experiment is repeated using the identical amounts of x and y at different temperature is used compared to the experiment 1. The same pressure is used. The Boltzmann distribution of the second mixture x and y is shown. During the reaction, the temperature of and pressure remains constant. Which curve on the volume type graph would show the increase in volume against time for the experiment 2? अच्छा, इसमें आपको एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, x and y reaction causes the increase in gas molecules present. अब बेटा ये रिएक्शन जो है ना, एक तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर करते हैं जब हम गैस सिरिंज लगा देते हैं, तो जो भी गैस बन के कलेक्ट हो रही है वो हमें समझ आता है कि वो गैस सिरिंज में कलेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमने एक रिएक्शन करवाया है एक्स एंड वाई का, एक मिक्सचर है गैस एक्स एंड वाई। अब वो जब रिएक्ट हुई है तो इन एक्सपेरिमेंट, यहाँ ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट 1 द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मेजर्ड एवरी 10 seconds. ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ड्यूरिंग द रिएक्शन तो सेम है, लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर की वैल्यू हमने कम ली हुई है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज शोन इन द वॉल्यूम टाइम ग्राफ। अब जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन मिक्सर एक ही है, मतलब गैस कोई अलग से बाहर जाके कलेक्ट नहीं हो रही है। देखो ना यहाँ पे इसने ये ऊपर जो लाइन लिखी हुई थी, आ, ये वाली लाइन, एक्स एंड वाई रिएक्ट एंड द रिएक्शन कॉजेज एन इंक्रीज इन गैस वॉल्यूम प्रेजेंट। मतलब जो एक्स एंड वाई का जो वॉल्यूम था गैस का, जो प्रोडक्ट बन रहा है, लेट से जेड एंड डब्ल्यू बन रहा है, तो वो भी गैस जो है वो उसी कंटेनर में ही कलेक्ट हो रही है। तभी तो वो कह रहा है कि जो मिक्सर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो वो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, गैस ज्यादा बनी है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमने एक्स एंड वाई का अमाउंट चेंज ही नहीं किया है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो सेम बनेगा। कम टेम्परेचर पे हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट इसको आंसर को सी चूज करके आएंगे, क्योंकि आप वो लेवल से पढ़ रहे हो भाई कि अगर मैं टेम्परेचर कम अगर मैंने टेम्परेचर कम किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है और वो उसी कंटेनर में बन रहा है। ठीक है, और अगर वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी तो कम टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो जो गैस का जो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। मतलब जो एक्सपेरिमेंट 1 में जो प्रोडक्ट बना था, लेट्स से टोटल मोल्स ऑफ गैसेस हमारे पास एंड में 5 मोल थे, और इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो कंप्लीट होगा वो स्लो कंप्लीट होगा, टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन टोटल मोल्स ऑफ गैसेस इसमें भी 5 मोल्स ही होंगे। जब दोनों गैसेस के मोल्स एट कंप्लीशन के वक्त सेम है, तो आप जाहिर एक्सपेक्ट करोगे तो वॉल्यूम भी इक्वली होना चाहिए। लेकिन वो जो वॉल्यूम है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं कह रहा, वो इंक्रीज इन वॉल्यूम कह रहा है। फाइनल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होके कितना हुआ है, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो कम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जो 5 मोल्स ऑफ गैस एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन होगी एक्सपेरिमेंट 2 में, वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। जो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो फाइनल वॉल्यूम भी तो आपके पास कम आएगा ना। अमाउंट ऑफ मोल्स सेम होंगे, लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस है वो कम होगा। आती है बात समझ?
इसलिए इसका आंसर सी नहीं डी बनेगा। हम अजम्पशन नहीं ले रहे, हमें यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, हम इस गैस को बाहर अलग से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, एक्स एंड वाई रिएक्ट एंड द रिएक्शन कॉजेज एन इंक्रीज इन गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं पे इंक्रीज हो रहे हैं उसी रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, गैस प्रोड्यूस कितनी हो रही है वो बात ही नहीं कर रहा वो। ठीक है, वो कह रहा है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो हमारे पास जो इंक्रीज इन गैस मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कंटेनर में जब आप पहले उस एक्सपेरिमेंट को हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो तो उस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब आप उस एक्सपेरिमेंट को लो टेम्परेचर पे कर रहे हो तो उतने ही मोल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम कम होगा। समझ आई बात? जैन शानजे। क्योंकि इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सेम था दोनों एक्सपेरिमेंट में, तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली हमारे पास वॉल्यूम जो है वो सेम बनना चाहिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कम टेम्परेचर पे किया हुआ है तो गैस, वही मोल्स ऑफ गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। सिर्फ ये चक्कर था बस। मोस्टली कैंडिडेट सी करके आए हैं इसका आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। When the temperature of a particular reaction is increased by 10 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास एक रूल ऑफ थंब है रिएक्शन काइनेटिक्स में, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस increases rate of a reaction by 2 times, almost by 2 times। ठीक है, फ्रॉम 20 to 30 किया है इन्होंने। अच्छा, वो रूल ऑफ थंब हमें याद रखना है कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ अ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस हो जाता है। अच्छा, ये बात लिखी हुई भी है इसने यहाँ पे, द रेट ऑफ अ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल्स, लेकिन ये आप याद भी रखोगे ये वाली बात। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन फॉर दिस इंक्रीज? अब ये तो आसान है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है बिकॉज मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मैकेनिज्म तो डिफरेंट नहीं होता, मैकेनिज्म डिफरेंट कब हो सकता है? जब आप कैटलिस्ट यूज करते हो। इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन पूछ रहा है वो, ये वाली बात भी सही है। अगर तो इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखो तो कह रहा है मोर कोलिजन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मोर पार्टिकल्स व्हिच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उनकी कोलिजन पे रिएक्शन होता है ना। रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर कम ज्यादा करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा नहीं होती है। तो बी और सी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं ना मोस्ट को उसने क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ता तो है लेकिन रेट ऑफ अ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में भी इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होती है जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जिन पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी उनके पास भी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। मोर कोलिजन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन इज दी सी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। विच आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस? आई थिंक ये तो खुद ही कर लोगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। एल्यूमिनियम आयन जब बनेगा तो इसके पास कितने शेल्स होंगे? 2 शेल्स होंगे। बेरियम का जो है वो पीरियड 5 में है ना, तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैलेंस शेल के तो 4 शेल्स होंगे उसके पास। मैग्नीशियम आयन जब बनेगा, एटॉमिक नंबर 12 है, इसके पास भी 2 शेल्स होंगे। और सोडियम आयन जब बनेगा, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के हैं, इसके पास भी 2 शेल्स होंगे। अब एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा एल्यूमिनियम आयन का है, तो ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो शेल ज्यादा करीब करीब होंगे, तो स्मॉलेस्ट रेडियस एल्यूमिनियम आयन का आ जाएगा। बी क्यू डी लिख रहा है कोई, बी लिख रहा है।
ठीक है, एल्यूमिनियम आइन है ये। विच रो इज करेक्ट? क्वेश्चन 18, एलिमेंट विद द ग्रेटर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट विद एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को तो आप फौरन ही पहचान लोगे, एल्यूमिनियम है या जिंक ऑक्साइड होती है। ये तो एल्यूमिनियम ओनली, एल्यूमिनियम ओनली। एलिमेंट विद द ग्रेटर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी किसकी होगी? जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बिग जंप आएगा ना। देखो, एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी। अब मुझे ऑप्शन ए और सी में से ही देखना है ना बस। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। इसका जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3p1 से निकलेगा, सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s2 से निकलेगा। तो यहाँ तक थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन 2p में से निकल रहा है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो वो बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो इसमें से शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक जाओगे। और फोर्थ और फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस की पड़ेगी 3s1 वाली। अब 3s1 का इलेक्ट्रॉन निकालना में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी आपको, या 2p का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? देखो, एल्यूमिनियम में जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे ना, वो 2p5 से निकालोगे, और जब फॉस्फोरस का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो आप निकालोगे 3s1 से। तो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल से जब निकालोगे इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना आपको, एज कंपेयर टू थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। शील्डिंग ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा होगा 3s1 वाला शेल एज कंपेयर टू 2p वाला सब शेल। तो फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी किसकी होगी, एल्यूमिनियम की या फॉस्फोरस की? दैट वुड बी योर एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, each of the chloride listed is added to water. Aluminum chloride, magnesium chloride, silicon tetrachloride, phosphorus pentachloride. Which chloride forms an aqueous solution that reacts with sodium carbonate to produce carbon dioxide? सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें से कौन सी क्लोराइड को डालेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, ये पूछ रहा है सिंपल। आपको पता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालते हो तो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बनता है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड होता है इसमें, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की इक्वेशन पढ़ी है आपने। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालते हैं ना, तो पीएच की वैल्यू जो होती है वो नियर अबाउट जो होती है हमारे पास 6.5 आती है। लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन नहीं पढ़ी है, ना ही आपने इसका फिर रिएक्शन पढ़ा है आगे। ओके बेटा, ठीक है भाई। मैग्नीशियम क्लोराइड का पीएच जरूर हमें लेस देन 7 मिलता है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड की इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, फास्फोरस क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को हम हाइड्रोलिसिस में कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास कौन कौन सी क्लोराइड एसिडिक सोल्यूशन देंगी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद? 1, 3 एंड 4। ठीक है भाई, ये तो याद रखना है आपने। आगे बढ़े। क्वेश्चन 20, sodium hydroxide is added to separate samples of magnesium chloride and barium chloride solutions. क्वेश्चन नंबर 29 करा दूं? इनऑर्गेनिक बिल्कुल रिवाइज कर लेना भाई। 29 पे चले जाए डायरेक्ट, छोड़ दूं बाकी?
मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी कहाँ चलती है बेटा? मेरी मर्जी से तो खाना भी नहीं पक रहा। 29 देख लेते हैं, चलो मुश्किल है तो आप बाकी फिर 20 ऑनवर्ड्स आप होमवर्क में करो। ये इनऑर्गेनिक के हैं सारे, या तो हम कल कर लेते हैं इनको। 29 देख लेते हैं पहले, चलो। Structure isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Y is a gaseous hydrocarbon which decolorizes aqueous bromine. मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, एल्कीन है। 10 ग्राम of Y occupies a volume of 3.43 dm cube under room condition. ओके, आरटीपी की बात कर रहा है। हाउ मेनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर Y? ओके, अच्छा इसके अगर हम मोल्स निकालें तो आपका 3.43 डीएम क्यूब का क्या मतलब है आरटीपी पे? अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो इस जो गैस वाई है इसके मोल्स कितने बनेंगे? 3.43 डिवाइडेड बाय 24, 0.143 मोल्स। 0.143 मोल ऑफ वाई का जो मास है वो 10 ग्राम है। मैं 1 मोल ऑफ वाई का मास निकाल रहा हूँ, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाई का जो मास होगा वो उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। मुझे इस अल्कीन गैस का एमआर पता लग जाएगा। एमआर पता लग जाएगा तो मैं इसका वो भी निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। फॉर्मूला के करीब करीब तो पहुंच जाएंगे ना इससे। ये आ रहा है 69.97। 70 ले लेते हैं, ठीक है। अब कौन सी एल्कीन गैस है जिसका एमआर 70 बन रहा है? अब एल्कीन क्यों है? क्योंकि इसमें बोला वेन डिक्लोराइज कर रही है एक्वस ब्रोमीन को, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, एल्कीन है। अब डबल बॉन्ड कितने हैं वो अभी समझ आ जाएगा हमें। पेंटीन C5। अब आप ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो। अब आपको इथीन का निकाल लो, प्रोपीन का, ब्यूटीन का, पेंटीन का निकाल निकाल के देखते जाओ 70 के करीब किसका बन रहा है। अब एग्जैक्टली वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। अगर मैं ब्यूटीन का देखूँ ना तो ब्यूटीन का आएगा C4H8 और पेंटीन का आएगा C5H10। तो पेंटीन का एग्जैक्टली 70 आ रहा होगा। 5 × 12 + 10 = 70। तो दिस इज पेंटीन। अब पेंटीन के स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बता दो भाई कितने आ रहे हैं। दिस इज पेंटीन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दूं तो एक आइसोमर ये बन जाएगा। अच्छा, और इसका सिर्फ ये एक आइसोमर काउंट होगा क्योंकि इसका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे, फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों सेम चीजें लगी हुई। अगर मैं फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन को रखूं और इसमें ब्रांचिंग कर दूं, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, ये एक आइसोमर बन जाएगा। इसका भी स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा, कोई सिस ट्रांस नहीं होगा मतलब। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी ब्रांच कर सकते हो। एक ये बन गया। अब पेंटुइन पे आ जाओ। इसका एक्सेस हो जाएगा, इसका एक ट्रांस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। पेंट 3 इन कुछ नहीं होगा क्योंकि वो पेंटुइन ही बन जाएगा दोबारा। अगर मैं डबल बॉन्ड को थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में लगा दूं तो डेट इज अगेन पेंट
टू ई पेंट थ्री नाम की कोई चीज नहीं है। चाहिए और कोई आइसोमर समझ आ रहा है? एक मैं डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर CH3 लगा दूं, 1 2 3 4 5, देखो एक ये भी बन जाएगा, लेकिन इसका सिस ट्रांस नहीं होगा, तो इसलिए एक ही काउंट होगा, क्योंकि सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो CH3 दोनों सेम चीजें लगी हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं मेरे। ठीक है भाई। यार ये मुश्किल क्वेश्चन था। आइसोमेरिज्म वाला काम मुश्किल नहीं था, लेकिन इस पेंटीन के फॉर्मूला तक पहुंचने वाला काम मुश्किल था। मतलब इसको प्रोसेस करना ना कि हमें फॉर्मूले तक किस तरह से जाना है, उसमें ही गड़बड़ हो गई होगी स्टूडेंट से। चलो, बाकी होमवर्क में करोगे फिर तो। आगे ऑर्गेनिक वैसे इतना मुश्किल लग नहीं रहा, ये पेपर चंक्स में मैंने किया होगा कभी ना कभी, लेकिन पूरा इस तरह। इसको एक काम करो, बाकी क्वेश्चन जो है ना कल तक ट्राई करो, कल हम एक क्लास करके ना इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो आप बताते जाओगे क्वेश्चन हम करते जाएंगे। जैन बेटा, ये आप होमवर्क में करो उसको, इसमें से जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे तो कल हम वो डिस्कस करेंगे। 40 का भी बता दूं, चलो देख लो क्वेश्चन 40। शहीर आपने आपके कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं इसमें? शहीर ने भेजा था अली। अली इज नॉट हियर। 40 में कह रहा है वन मॉलिक्यूल of an addition polymer containing 2000 repeat unit has an MR of 112,000. The polymer molecule contains the chiral centers. Okay. What is the possible monomer for this polymer? अच्छा जी, 2000 रिपीट यूनिट्स का क्या मतलब है कि अगर मैं एक यूनिट का मतलब एक मोनोमर का आपसे मास पूछूं तो वो कितना होगा? टोटल MR इसका आ रहा है 112,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वन मोनोमर का मास आ जाएगा। सॉरी, वन मोनोमर का, हाँ, 2000, इट वुड बी 56। तो पहले तो इन मॉलिक्यूल्स में से 56 MR किसका, ये निकालो। इसमें भी है 12 3 कार्बन 2 3 6, 42 आ रहा है इसका। सेकंड वाले का कितना आ रहा है? 2 3 4 कार्बन है, तो 4 × 12 प्लस 8 हाइड्रोजन, इसका 56 आ रहा है। सी का आ रहा है 1 2 3 4 कार्बन, 4 × 12 और 8 हाइड्रोजन, इसका भी 56 आ रहा है। और इसका 56 से बड़ा आएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 × 12 360 बन जाता है। बस, इसको मैं नहीं देख रहा, बेसिकली ये बनेगा 70 बनेगा। तो डी और ए तो हटा दो। अब बी और सी में से, ये बी का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के ऊपर एक दो CH3 लगे हुए हैं, और जो सी है,
ठीक हो गया। अब देखो जब पॉलीमर बनाओगे ना, तो वो पॉलीमर में कह रहा है कि कायरल सेंटर आ रहा है। अगर मैं बी से पॉलीमर बनाता हूँ, एडिशन पॉलीमर, तो इसका एडिशन पॉलीमर ऐसे बनेगा। मतलब बार बार ये यूनिट रिपीट होता जाएगा ना इसमें। इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं आना है जिसपे फोर सिंगल बॉन्ड्स हो उसके, और चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट चीजें हो। फोर सिंगल बॉन्ड तो सारे कार्बन के हो जाएंगे जब ये एडिशन पॉलीमर बनाएगा, लेकिन कायरल कार्बन कोई नहीं निकलेगा इसमें से। ऑन दी अदर हैंड जो सी वाला स्ट्रक्चर है, उससे अगर मैं पॉलीमर बनाता हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन के राइट और लेफ्ट पे कुछ ना लिखो, डिवाइडेड बाय ये दो कार्बन है तो इसको मैं C2H5 ऐसे लिख देता हूँ। अब इससे जब पॉलीमर बनेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, देखो इसमें कायरल सेंटर बन रहा है ना, ये वाला कार्बन। इसके फोर सिंगल बॉन्ड्स हैं और चारों जगह पे डिफरेंट चीजें अटैच्ड आएंगी इसमें। तो आंसर हो जाएगा सी। सही है हसन? शहीर, ये आपने क्वेश्चंस भेजे हैं जो गलत हो गए थे, इसमें से समझ कौन कौन से नहीं आए? 39। कल देख लें फिर। अब ये 39 इसमें से हमने, अच्छा जो इतनी देर से हम कर रहे हैं उसमें तो हमारे क्वेश्चन आए नहीं आने। शहीद, मुझे वो बता सकते हो जो आपको समझ नहीं आए इनमें से, गलत चेक करने के बाद आंसर? मैं चाह रहा हूँ अभी वो तो कर ही जाओ। अब देखो 39 तो आसान है। इसमें कह रहा है सैंपल ऑफ सल्फर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ sulfur 32. It also contains 4.2% of sulfur 34 and 2.8% of sulfur 36. No other isotopes of sulfur are present. What is the relative atomic mass of this sample of sulfur? अब परसेंटेज दो की दी हुई है, तीसरे वाले की परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100 से माइनस कर दो, इन दोनों की ऐड करो, 4.2 प्लस 2.8, और 100 से माइनस कर दो। और रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? जब तीनों की परसेंटेजेस पता होंगी तो इनका एवरेज निकाल लो। 93% आ रही है इसकी। 93% ऑफ 32, 4.2% ऑफ 34 एंड 2.8% ऑफ 36, कितना बन रहा है एवरेज? यही कर रहे हो अभी या कल करें इसको? चलो, बस इसका एवरेज मैं बता देता हूँ, 32.2 बन रहा है। ठीक है, उस हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। चलो बाकी कल देख लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। पेपर